हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नीरज गुप्ता। आपके एग्जामिनेशन में आजकल हॉट्स के क्वेश्चन बहुत पॉपुलर हो गए हैं, है ना। अगर आप देखेंगे तो आजकल स्ट्रेट अवे थ्योरी क्वेश्चन पूछने की बजाय हॉट्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिससे ये चेक किया जा सके कि भाई आपने सब्जेक्ट को रटा है या समझा है। बहुत अच्छा मूव है सीबीएसई का ये। हॉट्स की फुल फॉर्म आप जानते होंगे, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स क्वेश्चंस। बेसिकली यही है कि जो सब्जेक्ट हमने पढ़ा उसको हम रटे नहीं, उसको हम समझें। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हॉट्स के क्वेश्चन आने लगे हैं। मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं आपको जो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आंसर आते हैं वो तो मैं उसकी वीडियो तो क्या दूंगा, जब मैंने पूरे ही आपको एक्सप्लेन कर दिया तो उसको तो मैं आपको नोट्स की फॉर्म में दूंगा, लेकिन अभी वो मैंने तैयार नहीं किए हैं। टू बी ऑनेस्ट, वो मैं आपको बाद में तैयार करके दूंगा, लेकिन हॉट्स के क्वेश्चन मैं आपको हाथ की हाथ वीडियो क्लासेस के साथ ही दे रहा हूं। चलिए शुरू करते हैं। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। किस तरह से आपके एग्जाम में छोटे और बड़े क्वेश्चन आ सकते हैं उसको मैं इसमें एक्सप्लेन करूंगा। जैसे हम सबसे पहला हॉट क्वेश्चन ले रहे हैं, हॉट्स का क्वेश्चन। अजंता लिमिटेड टारगेट इज टू प्रोड्यूस 2000 शर्ट्स पर मंथ एट ए कॉस्ट ऑफ ₹250 पर शर्ट। 2000 शर्ट बनाने का टारगेट है, 250 में एक शर्ट बन जाए। द प्रोडक्शन मैनेजर कुड अचीव दिस टारगेट एट ए कॉस्ट ऑफ ₹265 पर शर्ट। प्रोडक्शन मैनेजर ने काम तो किया, लेकिन 250 की शर्ट वो 265 में बना पाया। डू यू थिंक द प्रोडक्शन मैनेजर इज इफेक्टिव? गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। देखिए, जो मैनेजर है वो डेफिनेटली इफेक्टिव है, इसमें कोई डाउट नहीं। इफेक्टिव का मतलब होता है वो मैनेजर जो अपने टारगेट को अचीव कर ले। एफिशिएंट वो होता है जो उतने या उससे कम कॉस्ट में अचीव करे। तो ये भाई साहब एफिशिएंट तो नहीं है, क्योंकि 250 की शर्ट इन्होंने बनाई 265 में। हो सकता है इन्होंने ओवर टाइम देके काम पूरा करवाया, या इन्होंने किसी को कोई एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स देके काम कराया है, कुछ किया इन्होंने जिसकी वजह से कॉस्टिंग बढ़ाई है। लेकिन इफेक्टिव जरूर है क्योंकि टारगेट इन्होंने पूरा किया। ही कुड अचीव दिस टारगेट, ये लाइन इसमें नजर आ रही ना। द प्रोडक्शन मैनेजर कुड अचीव हिज टारगेट, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि उसने अपना टारगेट अचीव किया है। तो यही मैंने इसके आंसर में दिया है, येस ही इज इफेक्टिव। डेफिनेटली ना, ही इज इफेक्टिव क्योंकि ही हैज अचीव्ड हिज टारगेट। तो इसको हम इफेक्टिव तो मानेंगे, बट ही इज नॉट एफिशिएंट क्योंकि 250 की शर्ट उसने जो है वो 265 में बनाई। तो ही इज इफेक्टिव बट ही इज नॉट एफिशिएंट एज द कॉस्ट इन्वॉल्व इज हायर देन द टारगेटेड कॉस्ट। बस। अब पहले जमाने में क्या होता था कि सिंपल थ्योरी क्वेश्चन आता था कि भाई व्हाट इज इफेक्टिवनेस, व्हाट इज एफिशिएंसी, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द टू। अब क्या है कि क्वेश्चन सीधा ना पूछ के घुमा के डेटा के साथ पूछ लिया कि एक कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, इतने शर्ट बनाने हैं, इतने ही वो। अब अगर एक स्टूडेंट बिल्कुल रट के बैठा हुआ है, वो इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी को समझा ही नहीं है, तो शायद वो उसको ये क्वेश्चन भी नहीं समझ में आएगा और फिर वो कोई आंसर नहीं लिख पाएगा। और जिस स्टूडेंट ने इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी को ध्यान से समझ लिया है वो इस क्वेश्चन को आराम से कर लेगा। इसीलिए मैं वीडियो के अंदर आपको डिक्टेशन की बजाय ज्यादा फोकस जो कर रहा हूं, किस चीज पे कर रहा हूं, एक्सप्लेनेशन पे, कि कंसेप्ट को समझो। आज रटने वाला पेपर कम रह गया है। अगर मैं गलत नहीं तो आपके 80 में से 48 मार्क्स, 60% तो ये हॉट्स के क्वेश्चन आने हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो उसके लिए जो वीडियोस दी गई हैं उनको बार बार सुनो, समझो, कंसेप्ट को दिमाग में बिठाओ। कोई चीज नहीं समझ में आती है तो कभी कभी मुझसे भी डिस्कस कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। मेन चीज है अंडरस्टैंडिंग, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन, अंजुमन एंटरप्राइजेस लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स बल्ब्स। द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोड्यूसेस मोर ऑफ बल्ब्स देन रिक्वायर्ड। ओके, जितनी जरूरत है उससे ज्यादा बना रहे हैं। एंड सेल्स डिपार्टमेंट इज नॉट एबल टू नॉट अबव नहीं नॉट एबल not able to sell the total production. What quality of management do you think the company is lacking? बताओ, सोचो। मैं फिर से पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन। अंशुमन एंटरप्राइजेस लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स बल्ब्स। द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोड्यूसेस मोर ऑफ बल्ब्स देन रिक्वायर्ड। जितनी जरूरत है, जितनी सेल हो सकती है, वो उससे ज्यादा बल्ब बना रहे हैं। देन ऑब्वियसली सेल्स डिपार्टमेंट को बेच नहीं पा रहा, तो वेस्टेज हो रहा है ना, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। मैन्युफैक्चरिंग करने में रॉ मटेरियल भी लग रहा है, लेबर भी लग रही है, इलेक्ट्रिसिटी पावर भी लग रही है, स्टोरेज स्पेस भी लग रहा है, फिर वो फिकेंगे बाद में या सस्ते रेट पे बेचने पड़ेंगे। टेक्नोलॉजी कई बार चेंज हो जाती है, बिल्कुल ही नहीं बिक पाते, फिर ये तो गलत हो रहा है ना। तो व्हाट इज लैकिंग, सोच पाए आप? द करेक्ट आंसर इज कोऑर्डिनेशन। दे आर लैकिंग कोऑर्डिनेशन। यही बात हमने जब कोऑर्डिनेशन का टॉपिक डिस्कस किया था तब बताई थी कि जो प्लानिंग है वहाँ से लेके कोऑर्डिनेशन भी एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। प्रॉपरली प्लान होना चाहिए, उसके लिए रिसोर्सेज की एलोकेशन होना चाहिए, ऑर्गेनाइजिंग स्टाफ होना चाहिए, राइट मैन फॉर द राइट जॉब।
मोटिवेशन, उनके बीच में कम्युनिकेशन, उनके अंदर डिसीजन मेकिंग पावर, लीडरशिप, ये सारी क्वालिटीज़ होते हुए फिर हमें बाद में अपने आप को ये भी देखना है कि जो हमने डिसीजंस लिए थे वो ठीक हुए कि नहीं हुए। तो ये जो है कोऑर्डिनेशन इज़ द एसेंस ऑफ ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अगर इनके बीच में कोऑर्डिनेशन हो तो डिपार्टमेंट, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, वो उतनी मैन्युफैक्चरिंग करेगा ना जितने बल्ब्स बिक पाएंगे। सेल्स डिपार्टमेंट उसको बताएगा ना आजकल इस तरह की डिमांड है, उसी हिसाब से वो करें। तो अगर प्रोडक्शन और सेल्स डिपार्टमेंट में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो तो प्रोडक्शन जो है वो इक्वल होगी। उससे अननेसेसरली सेल्स डिपार्टमेंट में भी डीमोरलाइजेशन नहीं होगा कि यार देखो हम एक चीज़ बना के बेच नहीं पा रहे। सो देयर विल बी नो सच इशू। तो कुल मिला के अगर इनका कोऑर्डिनेशन इंप्रूव कर दिया जाए तो इनकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है, राइट। चलिए अब हम लेंगे थर्ड क्वेश्चन। To meet the objectives of the firm, the management of Astha Limited offers employment to physically challenged persons. अब ये फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन्स को जॉब दे रहे हैं। आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव इट इज ट्राइंग टू अचीव। देखिए, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव किसी भी बिजनेस का होता है कि भाई हमें प्रॉफिट कमाना है, हमें सर्वाइव करना है, हमें ग्रो करना है। वो तो एक तरह से आप ये समझिए कि उनके कमर्शियल ऑब्जेक्टिव्स हो गए, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हो गए कि भाई ये तो हमें एक कमाना ही है फॉर द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फिर इसको मैं जानबूझ के जो करेक्ट आंसर है उसको थर्ड नंबर पे ले रहा हूँ। फिर इसके अलावा होते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनकी ग्रोथ हो, वो लोग खुश रहें, उनको प्रॉपर सैलरी मिले, सेफ एनवायरनमेंट मिले, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। और तीसरे नंबर पे मैं जानबूझ के ले रहा हूँ, वैसे अगर आप बुक्स में देखेंगे तो सेकंड नंबर पे आता है सोशल ऑब्जेक्टिव्स। आफ्टर ऑल जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं उसको भी तो सर्व करना है, ये नहीं ना उससे लेते ही रहें, उससे हम बस पैसा कमाते रहें। आखिर जिस सोसाइटी में हम रहते हैं उसके प्रति भी हमारी कुछ जिम्मेदारी है। जिस समाज में हम रहते हैं उसको कुछ देना बिना बदले की भावना के, ये भी हमारे अंदर एक फीलिंग, एक होनी चाहिए फीलिंग कि हाँ एक देश के लिए कुछ करना है, समाज के लिए कुछ करना है। ठीक है, हम कुछ ना करने का बहाना ये बना लेते हैं कि देखो जी कोई नेता अगर मिल जाए करप्ट है तो हमें लगता है देखो जी ये नेता इतना करप्ट है, हम तो कुछ भी नहीं करेंगे अब देश के लिए। ये एक्सक्यूजेज हैं। कोई एक आदमी अगर देश के लिए खराब कर रहा है तो उसको देख के अब कुछ अच्छा भी तो कर रहे हैं, अब उसको देख के इंस्पायर होइए। और अगर कोई भी नहीं कर रहा तो आप अगर ऐसा भी सोचते हैं कि कोई नहीं कर रहा तो आप पहले इंसान बनिए, आप दूसरे से क्यों एक्सपेक्ट करते हैं। तो इसी तरह से जो बिजनेस हाउसेज हैं उनकी भी एक CSR होती है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। उनको भी अपने सोशल ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने चाहिए। गवर्नमेंट भी इस बारे में उनको डायरेक्शंस देती है, कंपनी लॉ में भी इस बारे में लिखा है कि दैट यू हैव टू डू सम CSR, इनकम टैक्स लॉ भी इस बारे में बोलता है। तो बेसिकली यहाँ पर आस्था लिमिटेड क्या कर रही है, इट इज ऑफरिंग एम्प्लॉयमेंट टू फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन्स। तो इन ए वे इट इज फुलफिलिंग देयर सोशल ऑब्जेक्टिव्स। सो दे आर ट्राइंग टू अचीव दी सोशल ऑब्जेक्टिव्स। तो एक्सप्लेनेशन करना बहुत आसान है। आप सबके पास जो भी किताबें हैं, गाइड्स हैं, सभी के अंदर क्वेश्चंस हैं, आंसर्स हैं। और जैसा मैंने कहा, मैं आपको रिटर्न में भी क्वेश्चन आंसर्स जो है दे दूंगा बाद में, बिफोर द एग्जाम्स। अभी आप तुरंत तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, वेल बिफोर एग्जाम्स 1-2 महीने पहले मैं आपको ये रिटर्न में भी सारे नोट्स दे दूंगा। बट मैं फिर बोल रहा हूँ, आपको रट्टा मार के इतने अच्छे मार्क्स नहीं ला पाओगे। जो क्वेश्चन मैंने अभी आपको कराया हो सकता है ये एग्जाम में ना आए, घुमा फिरा के आए। तो मेन है कि आप मेरे से इस सब्जेक्ट को समझो, इस सब्जेक्ट पे अपनी पकड़ बनाओ, अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव करो, ये आपको हेल्प करेगी आगे चल के। चलिए फोर्थ क्वेश्चन लेते हैं। मोहित लिमिटेड्स टारगेट इज टू प्रोड्यूस 8000 बैग्स पर मंथ एट ए कॉस्ट ऑफ 200 पर बैग। 8000 बैग बनाना चाहते हैं, 200 रुपये पर बैग में बन जाए। द प्रोडक्शन मैनेजर अचीव दिस टारगेट एट ए कॉस्ट ऑफ 190 पर बैग। बड़ा सुंदर है, ही अचीव्ड द टारगेट एट ए कॉस्ट ऑफ 190। देखिए दो बातें हैं, एक तो इनका टारगेट था, टारगेट इज टू प्रोड्यूस, एक तो ये टारगेट था जो इन्होंने क्या किया, अचीव दिस टारगेट। तो ये एफिशिएंट हो गया, ठीक है ना, इफेक्टिव हो गया, सॉरी। अगर हमने टारगेट पूरा किया तो हम क्या है, इफेक्टिव है। फिर टारगेट क्या था, एट ए कॉस्ट ऑफ ₹200 पर बैग। बात हुई थी कि 200 रुपये में बनाओ, उसने कितने में बनाया, एट ए कॉस्ट ऑफ 190 पर बैग। तो 200 का बैग उसने 190 में बनाया, टारगेट अपना पूरा किया। तो ही इज बोथ इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। एफिशिएंट इसलिए कि 200 की चीज़ 190 में बनाई, इफेक्टिव इसलिए कि अपना टारगेट अचीव किया। तो मैं यहां पर यही दिखा रहा हूं, येस ही इज इफेक्टिव एंड आल्सो एफिशिएंट। ये आप बता सकते हैं क्योंकि उसने अपना टारगेट अचीव किया तो इसलिए वो इफेक्टिव है, और उसने लेस कॉस्ट पर किया इसलिए वो एफिशिएंट है। बात खत्म। चलिए, मेरे ख्याल से आप बिल्कुल अच्छे से समझ पा रहे होंगे, देयर इज एब्सोल्युटली नो इश्यूज। क्वेश्चंस भी सिंपल हैं, हॉट्स के क्वेश्चन तो बहुत इंटरेस्टिंग भी होते हैं, बहुत सिंपल भी होते हैं। इस वीडियो में तो ये एक सैम्पल वीडियो के फॉर्म में मैंने बनाई है, यूट्यूब पे डालनी है फ्रैंकली, तो इसलिए मैंने इसमें छोटी वीडियो बना रहा हूँ, 6 ही क्वेश्चन कवर कर रहा हूँ। लेकिन अभी इसमें और इस चैप्टर के हॉट्स के क्वेश्चन सब्सिक्वेंट वीडियोज में कवर्ड होंगे। 5.1 फिफ्थ क्वेश्चन, फर्स्ट चैप्टर,
Mukta is manager of a large company manufacturing garment for kids. She plans her winter collection in the month of August itself. बहुत पहले से ही वो प्लानिंग कर लेती हैं. Then she ensures that there is adequate workforce. तो इसमें एक तरह से ऑर्गेनाइजिंग भी आ गई और स्टाफिंग भी आ गई, क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग होता है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, कलेक्शन ऑफ रिसोर्सेज फॉर इम्प्लीमेंटिंग द प्लान्स. तो इसमें ऑर्गेनाइजिंग भी आ गई और स्टाफिंग भी आ गई, क्योंकि उन्होंने मेनली वर्कफोर्स को अरेंज किया. नेचुरली वो सामान बनाना चाहती हैं तो रॉ मटेरियल भी कलेक्ट कर रही होंगी. तो एवरीथिंग शी इज ऑर्गेनाइजिंग इन एडवांस आफ्टर द प्लानिंग. देन शी कंटिन्यूसली मॉनिटर्स वेदर प्रोडक्शन इज प्रोसीडिंग अकॉर्डिंग टू प्लान्स. ये एक तरह से कंट्रोलिंग की एक लाइन लिख दी. शी कंटिन्यूसली मॉनिटर्स वेदर प्रोडक्शन इज एज पर द प्लान. शी आस्क्ड द मार्केटिंग डिपार्टमेंट टू प्रिपेयर द प्रमोशनल एंड एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स आल्सो. अब एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स भी वो करवा रही हैं, प्रमोशनल एक्टिविटीज़ भी कर रही हैं. तो एक तरह से वो अपने स्टाफ के साथ कम्युनिकेट कर रही हैं, उनको मोटिवेट कर रही हैं डे टू डे बेसिस पर कैसे काम करना है. सो डायरेक्शन. सो अगर हम देखते हैं तो मुक्ता पांचों ही काम कर रही हैं. शी इज़ प्लानिंग, शी इज़ ऑर्गेनाइजिंग, शी इज़ डूइंग द स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एज वेल एज कंट्रोलिंग. सो आइडेंटिफाई द कंसेप्ट ऑफ द मैनेजमेंट एक्सप्लेन इन द अबव पैरा. देखिए इसमें अगर ध्यान से देखा जाए तो एक तो ये आता है कि बात की जो मैनेजमेंट है आपका वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है. ऐसा नहीं कि वो एक काम कर रही है, वो प्लानिंग भी कर रही हैं, जैसे मैंने कहा ऑर्गेनाइजिंग भी कर रही हैं, स्टाफिंग भी कर रही हैं, एंड शी इज़ डूइंग इट एट ए रेगुलर बेसिस. ये सारा काम रेगुलर बेसिस पे हो रहा है. सो इट्स अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस. और दूसरी बात, कोऑर्डिनेशन इज आल्सो रिक्वायर्ड. हर स्टेप पर हर जगह कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है, ये भी जरूरी है. अब आप देखो ना कि ये कोऑर्डिनेट तो कर ही रही है ना, प्लानिंग कर रही हैं, प्लानिंग के हिसाब से फिर रिसोर्सेज को एलोकेट कर रही हैं, काम जो हो रहा है उसको देख रही हैं ठीक से हो रहा है नहीं हो रहा. तो सारे डिपार्टमेंट जो अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग है, तो सारे डिपार्टमेंट्स को ये आपस में कोऑर्डिनेट कर रही हैं. सो दैट इज़ व्हाई आई कैन से दो चीज़ें इसमें निकल के आ रही हैं. एक कि मैनेजमेंट जो है वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, और दूसरी बात कि कोऑर्डिनेशन की भी ज़रूरत है, प्लस कोऑर्डिनेशन इज आल्सो रिक्वायर्ड. खैर, तो यहाँ पर यही चीज़ मैंने आगे जो है वो री एक्सप्लेन की है, हाईलाइट करके वर्ड्स को. जैसे शी प्लान्स हर विंटर कलेक्शन, तो ये इंडिकेट कर रहा है उनकी प्लानिंग की तरफ. देन एडिक्वेट वर्कफोर्स वो इंश्योर करती हैं, ये डायरेक्ट उनके ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग फंक्शन को इंडिकेट कर रहा है. कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर्स, ये उनके कंट्रोलिंग को इंडिकेट कर रहा है. और कैंपेन्स जो वो रन कर रही हैं, ये एक तरह से डायरेक्शन में आ रहा है, क्योंकि कॉन्टिन्यूसली वो डे टू डे उनकी वर्किंग देख रही हैं कि क्या काम चल रहा है, डायरेक्शन के अंदर आ गया. तो शी इज़ डूइंग ऑल द वर्क्स विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर अ मैनेजर. सो शी इज़ अ कंप्लीट मैनेजर, एंड मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूस एंड a कंप्लीट प्रोसेस फ्रॉम टिप टू टो. बिल्कुल एवरीथिंग शी इज़ कवरिंग. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6.1. The question says, AB Tech Limited is a company producing IT services. The company's profits are enough for the survival and growth. सबसे पहली लाइन ही आ गई कि कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं वो इनफ हैं फॉर सर्वाइवल एंड ग्रोथ. कहीं ना कहीं ये तीनों चीज़ें मिला के हमारा फर्स्ट कैटेगरी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स बनता है. सो आगे क्या कहता है, द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी बिलीव्स दैट अ सेटिस्फाइड एम्प्लॉय क्रिएट्स अ सेटिस्फाइड कस्टमर. ये हमने HCL में पढ़ा था ना, इस तरह की जो शिव नाडार की फिलॉसफी थी उनकी कंपनी की. The management of the company believes that a satisfied employee creates a satisfied customer who in turn creates profits. Who in turn creates profit that lead to satisfied shareholder. देखिए अगर एम्प्लॉय सेटिस्फाइड होगा, मैंने आपको पहले भी डिस्कस की थी ये बात, कि आमतौर पर जो सोल प्रोप्राइटरशिप होती है उसमें तो एक ही आदमी सारा काम कर रहा होता है, तो वो खुद ही सेटिस्फाई कर लेगा जिसको भी करना होगा. लेकिन जो बड़ी कंपनीज होती हैं उसमें तो एम्प्लॉयज़ ही काम करते हैं, कस्टमर्स के साथ वही डील करते हैं. तो एम्प्लॉयज़ को सेटिस्फाई रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि ज़्यादा प्रॉफिट्स हों, कस्टमर रिपीट हों, और फिर प्रॉफिट्स डिविडेंड की फॉर्म में शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट होगा तो वो भी सेटिस्फाइड रहेंगे. सो इट पेज कम्पिटिटिव सैलरीज, उनको अच्छी सैलरीज मिल रही हैं. ऑल द एम्प्लॉयज आर हैप्पी वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज ऑफ पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. उनको वहाँ ट्रेनिंग्स मिल रही हैं, पर्सनैलिटी इंप्रूव हो रही है, तो ओवरऑल दे आर हैप्पी. तो देखा जाए तो यहाँ पर ये एक पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी अचीव कर रहे हैं, क्योंकि उनके एम्प्लॉयज़ उनसे खुश हैं. द कंपनी हैज़ ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी पूरा कर रहे हैं. It has set up a medical college in which 1/3 of the students are from poor section of the society to whom the company gives 80% scholarship. तो poor section of society को भी ये लोग टीच कर रहे हैं, उनको scholarships दे रहे हैं. तो is the management fulfilling its objective? Very much yes. आइए इसको समझें. जैसे मैंने जानबूझ के इसको 3 पैराग्राफ्स में हाईलाइट किया है. सबसे पहली बात, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से हैं? सर्वाइवल, ग्रोथ एंड प्रॉफिट्स.
ये साफ साफ लिखा हुआ है कि कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं दे आर इनफ फॉर द सर्वाइवल एंड ग्रोथ। यानी कंपनी का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है, सबसे पहला मेन ऑब्जेक्टिव कि कंपनी चलती रहे, प्रॉफिट में रहे, ग्रो करे, वो एबी टेक लिमिटेड कर रही है। दूसरा ऑब्जेक्टिव सोशल, बिल्कुल सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी ये लोग अचीव कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा, एक मेडिकल कॉलेज बनाया है जिसमें गरीब बच्चों को पढ़ा रहे हैं, स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं, इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है। हर आदमी सब कुछ तो नहीं कर सकता, हर कंपनी थोड़ा थोड़ा कोई कोई एस्पेक्ट करे, कोई गरीबों के लिए स्कूल बना दे, कोई हॉस्पिटल बना दे, कोई जो है प्रॉपर रोड्स बनवा दे, कोई ड्रिंकिंग वाटर की व्यवस्था कर दे, है ना, कोई क्लीनिनेस के लिए आजकल जैसे टॉयलेट्स वगैरह बनवा रहे हैं कंपनीज। अगर हर कोई समाज में थोड़ा थोड़ा कॉन्ट्रीब्यूट करे तो एक दिन पूरा समाज एक लेवल पे आ जाएगा एंड वी विल बी द हैप्पीएस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो उस हिसाब से ये कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है। और आगे बढ़ते हैं तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, उनको अच्छी सैलरीज मिल रही हैं, फैसिलिटीज़, पर्क्स का मतलब होता है परकोजिट्स, फैसिलिटीज़, जैसे उनको घर मिला है, कोई गाड़ी मिली है, मोबाइल फैसिलिटी है, लोन है, गिफ्ट्स हैं, तो इस तरह की फैसिलिटीज़ पर्क्स कहलाती हैं। तो सैलरीज एंड पर्क्स, और इसके अलावा उनको पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मिल रही है। इसके लिए जरूर कंपनीज बहुत सारे ट्रेनिंग्स एंड सेमिनार्स कर रही होगी उनकी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, उनको फर्दर एजुकेशन लेने के लिए। ओवरऑल मतलब एक जैसे ग्रोथ मॉडल उनको दिया हुआ है जिससे उनको ये सेटिस्फैक्शन रहती है कि दैट वी आर वर्किंग इन द बेस्ट कंपनी। सो ये सारी चीज़ें डेफिनेटली उनको हेल्प कर रही हैं। सो हम ये डेफिनेटली कह सकते हैं कि कंपनी अपने सारे ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल कर रही है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हों, सोशल ऑब्जेक्टिव्स हों या पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हों। तो इस तरह से कोई बड़ा क्वेश्चन भी आता है। ये जो 6th क्वेश्चन है ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में से 4 to 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमने उसी पैराग्राफ में से चीज़ें उठा के एक्सप्लेन करनी है जो हमने थ्योरी में पढ़ी थी। तो बजाय आप एग्जाम में आपको एक रटा रटा क्वेश्चन पूछें कि भाई राइट डाउन दी ऑब्जेक्टिव्स, आने को थ्योरी में भी पूछ सकते हैं, लेकिन इसी का ये एक प्रैक्टिकल वर्जन हो गया। तो मेरे ख्याल से अब आप हॉट्स के क्वेश्चन को समझ चुके होंगे। बाकी जैसे मैंने कहा अभी और मैं इसी चैप्टर के ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस कराऊंगा इन द सब्सिक्वेंट वीडियोस, राइट। थैंक यू।